नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार कुलदीप, व्याख्याता हिंदी साहित्य एमएस कॉलेज अजबपुरा, आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हिंदी की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा की और आज वर्तमान में हिंदी भाषा का जो स्वरूप है उसको आगे बढ़ाने का श्रेय विभिन्न विद्वानों को जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में बहुत सारे विद्वानों का योगदान है, जिनमें सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गार्से द तासी ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा 1839 में, द इंडो हिंदुस्तान लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद में एक भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक रचना की, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। उसके बाद में एक अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य में हिंदी के कवियों को शामिल किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालों में बांटा। उसके बाद में मिस्र बंधुओं ने भी एक रचना की, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में बांटा। उसके बाद में हिंदी के प्रख्यात विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है और उनकी समय सीमा संवत में निर्धारित की है, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से उस हिंदी साहित्य के इतिहास को 1000 ईस्वी से प्रारंभ मानते हुए आज चर्चा करेंगे। आइए मित्रों, जैसा कि हमारा पेपर का नाम है आदिकाल और भक्तिकाल, बीए प्रथम वर्ष का प्रथम पेपर है, इसमें हम आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में ही चर्चा करेंगे। वैसे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम हमारे पाठ्यक्रम में आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रथम काल है आदिकाल, अर्थात हिंदी का प्रारंभ, हिंदी साहित्य का जो लेखन है वो आदिकाल में प्रारंभ 19वीं शती में प्रारंभ होके और हिंदी का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास मानते हुए हम आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी समय सीमा है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। इसके बाद की जो समय सीमा है 1350 से 1650 ईस्वी तक, उसको हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को स्वर्ण युग कहा है भक्तिकाल को। भक्तिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा है। तो आइए देखते हैं, आदिकाल में हिंदी साहित्य, आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे भक्तिकाल। दोस्तों, भक्तिकाल को कवियों ने 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में वे कवि आए जो ईश्वर को निर्गुण मानते हैं, निराकार मानते हैं, और सगुण शाखा में वे कवि आए जिन्होंने ईश्वर को सगुण मानते हुए उनसे संबंधित रचनाएं की। विद्यार्थियों, निर्गुण शाखा को भी बाद में कवियों ने 2 भागों में विभाजित किया है, जिनमें
पहला है ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर को माना जाता है। दूसरा निर्गुण शाखा का दूसरा उपभाग है प्रेम मार्गी शाखा, जिसको हम सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, और सूफी कवियों ने अवधी भाषा को बढ़ाने का भरसक प्रयास किया है। आगे है सगुण शाखा। सगुण शाखा के दो भेद माने गए हैं, राम भक्ति काव्य धारा जिसमें राम कवियों की रचनाएं शामिल की गई हैं, और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा जिसमें कृष्ण भक्त कवियों को हमने शामिल किया है। दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में आदिकाल और भक्ति काल के कवियों को शामिल किया है। आइए हम चर्चा करते हैं। मित्रों, आदिकालीन जो कवि हैं उनमें से जो प्रथम हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उनका नाम है कुशल लाभ, और उनके द्वारा जो रचित रचना है उसको हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। ढोला मारूरा दूहा। मित्रों, हम राजस्थान में निवास करते हैं और हमारे पाठ्यक्रम में भी राजस्थान को महत्व प्रदान करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने राजस्थान के प्रेमाख्यानक अर्थात प्रेम कथा को शामिल कर हमें कुछ सीख प्रदान करने के लिए प्रेमा मार्गी या प्रेमाख्यानक रचना को शामिल किया है, और इसमें ढोला और मरवण की प्रेम कथा का वर्णन है, उनके विरह वर्णन के संबंधित दोहे हैं उसको शामिल किया है, और आदिकालीन कवि विद्यापति को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं विद्यापति। परवर्ती लेखकों ने जिनका अनुसरण किया और कृष्ण भक्ति की जो हम आज झलक देखते हैं वो झलक आदिकालीन साहित्य में विद्यापति ने पहले ही हमें प्रदान कर दी थी। आज श्री कृष्ण के जो पद हम सुनते हैं उन पदों को सर्वप्रथम गेय पद किया विद्यापति ने अपनी विद्यापति पदावली में। हमारे पाठ्यक्रम में विद्यापति के 5 पद शामिल किए गए हैं और ये दोनों आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ढोला मारूरा दूहा के बारे में बताना चाहूँगा कि ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत भी आते हैं। इसमें हमारे समाज या लोक से संबंधित जितनी भी परंपराएं हैं या इसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है, इसलिए हम इसको लौकिक साहित्य के अंतर्गत लेते हैं। तीसरा है बीसलदेव रासो। मित्रों, हमारा देश वीर भूमि कहा जाता है और वैसे ही हमारा राज्य राजस्थान, और इसमें वीर पुरुषों का जन्म हुआ। उनमें से ही अजमेर के शासक चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ, उनके जीवन पर नरपति नाले ने एक रचना की बीसलदेव रासो के नाम से, और हमारे पाठ्यक्रम में बीसलदेव रासो को शामिल किया और उसमें बीसलदेव के विवाह का वर्णन और उनके ससुराल के वैभव का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। अगला जो है वर्तमान में
जो हम आपसी भेदभाव है, उस भेदभाव को प्राचीन काल से कबीरदास जी ने आंक लिया था और उसी को दूर करने के लिए कबीरदास जी ने अपनी दोहों के माध्यम से जनमानस में एक क्रांति ला दी और उनकी रचनाएं भक्ति काल में नहीं, आज वर्तमान में भी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चौथे नंबर पर जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वो है कबीरदास। दोस्तों, हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते हैं कबीरदास जी के बारे में। बहुत महान विद्वान रहे हैं। आदिकाल के बाद में जो अगला काल है उसमें भक्ति काल आता है और इसकी समय सीमा 1350 से 1600 ईस्वी तक मानी गई है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में ज्ञान मार्गी शाखा के या संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि अगर कह सकते हैं तो वो है कबीरदास जी। इन्होंने अपने काव्य में हिंदू मुस्लिम आदि जनमानस को अपने दोहों के माध्यम से बहुत सिखाया है और आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए जोर दिया है। अगला जो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है वो है सूरदास। अगर कृष्ण भक्त कवियों में किसी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है तो वो है सूरदास, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। इनकी एक रचना है सूर सागर सार, उसमें से कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए हैं। अगला जो कवि है वो है तुलसीदास। प्राचीन काल से विभिन्न मतभेद हम सुनते आ रहे हैं। शैव और वैष्णव में बहुत सारी भेदभाव थे जातिगत, और उसके बाद में जनमानस में भी भेदभाव थे। उनमें समन्वय अगर किसी कवि ने स्थापित किया है तो हम नाम ले सकते हैं तुलसीदास जी का। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से विभिन्न भेदभावों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इनकी रचना कवितावली के कुछ पद इसमें लिए गए हैं आपके सिलेबस में। अगला जो कवि है वो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों, हमने भक्ति काल के बारे में चर्चा की और उसमें निर्गुण शाखा के दो भेद किए, संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। उसमें प्रतिनिधि कबीर थे कबीरदास जी, और भक्ति निर्गुण शाखा के अन्य भेद प्रेमा मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी। इनकी पद्मावत रचना को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और पद्मावत के सिंगल दीप वर्णन में इसको शामिल किया है। अगला जो कवि है वो है मीरा। हमारे राजस्थान में मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है और इनके साहित्य के महत्व को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया है और मीरा मुक्तावली से कुछ पद लिए हैं। अगला जो कवि है वो है रसखान। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का नाम बहुत आदर से लिया जाता है और इनकी रचनाओं में कृष्ण के बहुत ही आकर्षक चित्र हमें देखने को सुनने को
प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि सगुण शाखा के दो भेद किए गए, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। हमारे सिलेबस में राम भक्ति काव्य धारा के एकमात्र कवि तुलसीदास जी को शामिल किया है और बाकी जो अन्य कवि हैं जैसे सूरदास, मीरा व रसखान, ये कृष्ण भक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ हमारे सिलेबस का संक्षिप्त परिचय आदिकाल और भक्तिकाल। अब हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कितने अंकों का होगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम पेपर आदिकाल और भक्तिकाल के जो अंक निर्धारित किए गए हैं, ये पेपर 100 अंक का होगा और न्यूनतम उत्तीर्णांक आपको पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 36 चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं कि आदिकाल और भक्तिकाल जो पेपर है वो 100 अंकों का रहेगा और इसका अंक विभाजन किस प्रकार से होगा हम देखते हैं। आपके पेपर में कुल प्रश्न 5 प्रश्न रहेंगे। पहले प्रश्न में 4 व्याख्याएं रहेंगी, उसके बाद में 3 आलोचनात्मक प्रश्न और लास्ट में 5वां प्रश्न टिप्पणी परक होगा, जिसमें आप किन्हीं 2 विषयों पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं। पहले प्रश्न में 4 व्याख्याएं आएंगी। जो क्रमशः 10-10 नंबर की व्याख्याएं रहेंगी, 40 नंबर की व्याख्याएं हैं। 4 व्याख्याएं जो आपके पेपर में आएंगी वो एक कवि की एक ही व्याख्या होगी, अर्थात 2 कवियों की व्याख्या नहीं आ सकती। इसमें एक कवि की एक ही व्याख्या होगी और 4 व्याख्याओं के आपको विकल्प भी देंगे। विकल्प अथवा हम साधारण भाषा में विकल्प, हिंदी भाषा में विकल्प, और आपको समझने के लिए अथवा पेपर में लिखा रहेगा। आपको जो अच्छी व्याख्या लगे आप वो व्याख्या कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न कवियों को जो आपके सिलेबस में शामिल है उन कवियों की काव्यगत या भावगत विशेषताएं भी पूछ सकता है और 3 आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे। आलोचनात्मक प्रश्न 3 प्रश्न रहेंगे 15 नंबर के। दोस्तों, आपके पेपर में 3 आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे 15-15 नंबर के, 45 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में जो अंतिम प्रश्न होगा 5वां, वो होगा टिप्पणी परक। एक प्रश्न रहेगा 15 नंबर का 7.5 नंबर के। 2 विषयों पर आप अपना उत्तर दे सकते हैं। टिप्पणी परक जो प्रश्न रहेगा उसमें 4 टॉपिक रहेंगे, उनमें से आप किन्हीं 2 विषयों पर अपना उत्तर दे सकते हैं और टिप्पणी परक जो प्रश्न रहेंगे वो आदिकाल और भक्तिकाल की प्रवृत्तियों के आधार पर रहेंगे। तो दोस्तों,
ये रहा आज का पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल और भक्तिकाल।